नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। न्यूज ट्रायल रग रग में खबर, नहीं पड़ोसते डर, दिखाते बस खबर। बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों से एमएसपी समेत कई लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू कर दी है। मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने किसानों के कई संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। शिवराज ने कहा कि हम तब तक किसानों के साथ संवाद करेंगे जब तक मसलों का समाधान नहीं हो जाता। चौहान ने कहा कि यह तो शुरुआत है, हम सभी मुद्दों पर बैठकर बातचीत करेंगे और हर मसले का समाधान निकालने का प्रयास होगा। किसानों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमें एमएसपी को मजबूत करने के सुझाव मिले हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम उन पर विचार करेंगे। कृषि मंत्री ने इस मौके पर वादा किया कि हम किसानों के साथ हर मंगलवार को मीटिंग करेंगे और पूरे देश के किसानों से बातचीत की जाएगी। चौहान ने कहा कि यह पहले राउंड की वार्ता थी और किसानों ने इस दौरान इंश्योरेंस स्कीम से लेकर एमएसपी तक के मुद्दे को उठाया। हमने उनसे विचार करने की बात कही है और आगे भी चर्चा जारी रखने पर सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि हमने किसानों से बातचीत में कहा है कि आप लोगों की सेवा करने के लिए हमारे लिए भगवान की पूजा करने जैसी है। अगर हम आप लोगों की सेवा करते हैं तो ऐसा लगेगा कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। शिवराज चौहान ने ऐसे समय में किसानों से वार्ता की है जब बड़ी संख्या में वे शंभू बॉर्डर पर जमे हैं। करीब 200 दिनों से किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हैं और दिल्ली जाने देने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का वार्ता का प्रयास उन्हें साधने की कोशिश है। खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने किसानों से वार्ता शुरू की है ताकि राज्य में भाजपा के लिए माहौल अनुकूल बनाया जा सके। कहा जा रहा है कि हरियाणा में किसान वर्ग के बीच भाजपा को लेकर नाराजगी है। खासतौर पर पंजाब से सटे इलाकों में ऐसा देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की वार्ता की कोशिश किसानों के अलावा चुनावों को भी साधने की रणनीति लगती है। इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे। इस संबंध में किसान नेताओं का कहना है कि हमने एमएसपी, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसे कई मुद्दे उठाए। फिलहाल सरकार से इन पर विचार करने का आश्वासन मिला है। हालांकि इस मीटिंग में उन किसान संगठनों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था जो बीते 7 महीनों से शंभू बॉर्डर पर डटा हुआ है। तो ये पहली खबर और काफ़ी ज़रूरी खबर हो जाती है क्योंकि आपको मालूम है कि किसानों का कितना वहाँ पर दखल है हरियाणा में। हरियाणा की एक ख़ास जमात और पंजाब की जो है ज़्यादातर लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं और अनाज उगाते हैं। और विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। अगले महीने ये वोटिंग होना है। एक ही चरण में 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इसको लेकर बीजेपी ने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी समेत अन्य छोटी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों ने और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जो है उसको जारी कर दिया है और चुनावी अखाड़े में, दंगल में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच ये कवायद जो की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, और मोदी सरकार या एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार के द्वारा जिसके कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी है, ये निश्चित तौर पर वहाँ पर जाटों के बीच खाप पंचायतों में जो बिहार जो बीजेपी को लेकर जिस तरह की जो गुस्सा है, अभी मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो गुस्सा व्याप्त है और बीजेपी और एनडीए सरकार, मोदी सरकार को लेकर उसे कम करने की एक कोशिश दिख रही है। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा, या कहें तो बस ये क्लियर हो जाएगा 15 दिनों के अंदर कि इसका कितनी हद तक इसका फायदा जो है वो बीजेपी को या एनडीए को मिल पाया है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बढ़ते हैं अब अगली खबर की। ओडिशा के एक पुलिस थाने में सेना के एक अधिकारी को कथित तौर पर प्रताड़ित करने और उसकी मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सोशल मीडिया पर बवाल आ गया है। इसमें अब सेना के बड़े रिटायर्ड अधिकारियों से लेकर पुलिस के बड़े रिटायर्ड अधिकारी उलझ गए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह सहित सेना के कई दिग्गजों ने इस घटना को शर्मनाक और भयावह बताया है, जबकि पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पीड़ित जोड़े के व्यवहार पर ही सवाल उठाए और दावा किया है कि वे नशे में थे। हालांकि पुलिस के दिग्गजों का कहना है कि अगर पुलिस दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि भरतपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने कुछ मंचलों की शिकायत पर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, जबकि उसके मंगेतर और सेना के अधिकारी को पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भरतपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने गुंडे को पकड़ने के लिए उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ मारपीट भी की। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है जो पुलिस वर्दी में अपराधियों को बचाने की कोशिशों में जुटे थे। सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ओडिशा के भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक सेना अधिकारी की मंगेतर के साथ जो कुछ भी हुआ वह शर्मनाक और भयानक है। मुख्यमंत्री को पुलिसकर्मियों और उन सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जो पुलिस वर्दी में अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जनरल वीके सिंह का ये ट्वीट इंग्लिश में है, जहां उन्होंने शुरू में लिखा है, एवरीवन मस्ट लिसन टू अंकिता प्रधान, fiancé of army officer, daughter of retired army officer. What happened to her in PS Bharatpur in Odisha is shameful and horrendous. At CMO Odisha should take immediate action against the police personnel and who are trying to shield the culprits. वीके सिंह के अलावा सेना के कई और दिग्गजों ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मामले में दखल देने का अनुरोध करते हुए रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य ने ट्वीट किया है, ओडिशा पुलिस ने एक सैन्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया और यह अपने आप में एक अपराध है। उन्होंने एक महिला के साथ भी बुरा व्यवहार किया, उसे अपमानित किया और प्रताड़ित किया। इसके लिए कोई माफी नहीं है। इनके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कर ने भी ओडिशा पुलिस पर छेड़छाड़ करने वालों, रिश्वतखोरों, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ पुलिस विभाग के कई रिटायर्ड दिग्गजों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे एम नागेश्वर राव और ओडिशा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ ने कहा है कि क्या शराब पीकर गाड़ी चलाने, इंजीनियरिंग छात्रों के साथ झगड़ा करने और पुलिस स्टेशन में अराजकता पैदा करने के लिए सेना अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि महिला के साथ दुर्व्यवहार अगर हुआ है तो दोषी पुलिस अधिकारियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। वीके सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि एक सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर के नशे में झगड़े और अशिष्ट व्यवहार के लिए ओडिशा पुलिस की आलोचना करना सही नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दंपति ने मेडिकल जांच और रक्त परीक्षण के लिए अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, भुवनेश्वर में सेना के एक अधिकारी और उसकी मंगेतर ने 10 पैक शराब पी और रात के करीब 2 बजे कार चलाते हुए करीब 2-3 बजे इंजीनियरिंग छात्रों के साथ झगड़ा किया और फिर भरतपुर पुलिस स्टेशन में घुसकर हंगामा किया। इतना हंगामा किया कि स्टाफ को पीसीआर की मदद लेनी पड़ी। इतना ही नागेश्वर राय ने सेना से आग्रह किया कि वह अधिकारी को उसके सैनिक के अनुचित आचरण और भारतीय सेना के नाम को बदनाम करने के लिए दंडित करें। एम नागेश्वर राव आईपीएस रिटायर्ड, ये ट्विटर हैंडल है, एक्स पर लिखा है उन्होंने, डियर जनरल वीके सिंह जी, in Bhubaneswar city, an army officer and his fiancée consumed 10 packs of liquor and drive a car in the mid of night around 2 a.m. Indulge in a brawl with engineering students around 2:30 a.m. and then land up in Bharatpur police station creating ruckus. और इसी के साथ ये ट्वीट आगे भी बढ़ता है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि बीते कुछ महीनों में जो है वो सेना के जवानों के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार काफ़ी बढ़ा है और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये ओडिशा की पहली घटना हो सकती है, लेकिन देश के कई राज्यों और ज़िलों में इस तरह के वारदात, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हुई हैं जो निंदनीय है। सेना के जवान के साथ इस तरह का कृत्य निश्चित तौर पर
जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत में जारी अपने नागरिकों पर बयानबाजी पर आपत्ति दर्ज कराई है। खबर है कि इस संबंध में ढाका ने भारत सरकार से भी संपर्क साधा है। साथ ही कहा है कि नेताओं को बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार पर घुसपैठ बढ़ाने के लिए आरोप लगाए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ढाका में भारतीय उप उच्चायुक्त को एक नोट थमाया है। रिपोर्ट के अनुसार नोट के जरिए बांग्लादेश ने गंभीर आपत्ति, दुख और खासी नाराजगी जाहिर की है। खबर है कि ढाका ने भारत सरकार से कहा है कि अपने नेताओं को बांग्लादेशियों के खिलाफ आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बयान देने से बचने की सलाह दें। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि जिम्मेदार नेताओं की तरफ से पड़ोसी देश के नागरिकों के खिलाफ की जा रही टिप्पणियां साझा सम्मान और दो देशों के बीच समझ के भाव को कमजोर करती हैं। इससे पहले अमित शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये अप्रवासी 25-30 साल में राज्य में बहुसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है, वे हमारी बेटियों से शादी कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं और समृद्ध आदिवासी संस्कृति और विरासत को तबाह कर रहे हैं। हम एक एक को बाहर कर देंगे। उन्होंने दावा किया था कि संथाल परगना में आदिवासी आबादी घुसपैठ की वजह से 44% या फीसदी से घटकर 28% या फीसदी पर आ गई है। उन्होंने साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले, सेना जमीन घोटाले और पेपर लीक घोटाले समेत कई स्कैम का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार उल्टा लटका देगी। तो ये बीते दिनों में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां जो है प्रतिकूल हुई हैं। बांग्लादेश की जो वहाँ की स्थानीय सरकार थी उसे उखाड़ फेंका गया और शेख हसीना को भगा दिया गया और उन्होंने जो है एक तरह से डिप्लोमेटिक शरण ली हुई है भारत में और इस कारण से काफ़ी चिढ़ा हुआ है बांग्लादेश और शेख हसीना को वापस लौटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। और इस बीच इस तरह के जो है बयान और अपना जो है विरोध ये जारी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है बांग्लादेश। हालांकि इससे कोई खास फायदा उसे होने जाने वाला नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की और रुख करते हैं हरियाणा की। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, आप जानते होंगे आजकल इनकी पूछ काफी बड़ी हुई है। तो कांग्रेस नेता हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा प्रचार के बीच शंभू बॉर्डर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो किसानों के लिए शंभू सीमा खोल देगी। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों द्वारा दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वो 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू एवं खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनके मार्च को रोक दिया था। एक चुनावी रैली में हुड्डा ने भाजपा पर लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तानाशाह सरकार ने पहले 3 किसान विरोधी कानून थोपे और फिर जब किसानों ने इन कानूनों का विरोध किया तो उन पर लाठियां और गोलियां चलाई, सड़कें खोद दी गई और हरियाणा सरकार ने किसानों को शंभू सीमा पर रोक दिया। इससे व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों के लिए शंभू सीमा खोल दी जाएगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की किसानों की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष चौधरी उदय भान और अंबाला के सांसद वरुण चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। किसान आंदोलन के समय हरियाणा की भाजपा सरकार ने पंजाब से आ रहे किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया था, जिससे किसान दिल्ली की सीमा में नहीं घुस पाए थे। हरियाणा विधानसभा में कानून कांग्रेस की तरफ से किसान वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने यह नया दाव चला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने मांग की है कि उन 3 कृषि कानूनों को दोबारा लाना चाहिए जिन्हें केंद्र सरकार ने भारी विरोध के बाद वापस ले लिया था। कंगना ने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में थे और उन्हें खुद इसे वापस
लाने की मांग करनी चाहिए। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली कंगना ने कहा है कि हो सकता है कि उनकी इस बात पर विवाद हो, लेकिन इसे लागू करना चाहिए। कंगना ने मंडी के नाचन विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रनौत ने जो कुछ कहा उस पर एक बार फिर विवाद हो सकता है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस के विरोध के साथ हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कंगना रनौत के बयान पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने एक्स पर कहा, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लेने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। इससे पहले कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना जुड़ाव किसान परिवार से बताया। उन्होंने कहा, किसानों के जो कानून हैं जो वापस हो गए हैं, मुझे लगता है कि वे फिर से लगने चाहिए। हो सकता है यह विवादित हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के हितकारी कानून वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए, ताकि हमारे किसान जैसे बाकी जगह समृद्ध हो रही हैं, किसानों की समृद्धि में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। देश के विकास में किसान मजबूती के मुख्य स्तंभ है। मैं चाहती हूं कि वो खुद अपील करें कि हमारे जो 3 कानून जो कुछ राज्यों में आपत्ति जताई गई थी, मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करती हूं कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर वे कानून वापस मांगे। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 3 कृषि कानूनों को संसद से पास कराया था। कृषक उपज कानून और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 नाम के इन कानूनों का खूब विरोध रहा। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 1 साल से अधिक समय तक धरने पर बैठे रहे। अंत में नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कानूनों को यह कहते हुए निरस्त करने की घोषणा की कि वे किसानों को समझा नहीं पाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हिमाचल से ही है, इसी खबर के साथ ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 20 समेत देश भर में बनी 59 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। हिमाचल में गैस्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, जीवाणु संक्रमण, डायरिया, गला दर्द, कब्ज, हार्ट का रक्त सुचारू करने, पीठ दर्द, थक्का रोधी, मानसिक रोग, मिर्गी, बुखार और ब्लड प्रेशर की दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी है। अब इनका लाइसेंस रद्द करने का नोटिस जारी किया जाएगा। राज्य ड्रग नियंत्रक ने अगस्त के ड्रग अलर्ट में सैंपल फेल होने की पुष्टि करते हुए बताया कि जिन दवा उद्योगों के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। बाजार से दवाओं का स्टॉक भी वापस मंगाया जाएगा। विभाग खुद भी सैंपलों की जांच करेगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के 14, ऊना के 1 और सिरमौर के 5 दवा उद्योगों के सैंपल फेल हुए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की, और वो खबर भी कंगना से ही जुड़ी हुई है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री व मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल कंगना ने आरोप लगाया कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्ज लेती है और इसे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को देती है। इस तरह वह कांग्रेस की झोली भर रही है। सोनिया गांधी ने राज्य के खजाने को खोखला कर दिया है और हिमाचल की यह दुर्दशा हुई है। हिमाचल के बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है। यह देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। सोनिया पर सांसद रनौत की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर पलटवार करते हुए कहा है कि कंगना मानसिक दिवालियापन की शिकार हो गई हैं और बिना सिर पैर के बयानबाजी कर रही हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शिमला में कहा कि अगर कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से माफी नहीं मांगी तो वह उन पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं विक्रमादित्य सिंह को। सिंह ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को ब्लॉक किया है, इसलिए वे इन दिनों अपने घर मंडी आई हुई हैं और घर पर बैठकर बिना सोचे समझे अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं। कंगना रनौत को अपने बयान से जुड़े हुए तथ्य पेश करने चाहिए। यदि वे इससे जुड़े तथ्य पेश नहीं करती तो उन्हें सोनिया गांधी से माफी मांग लेनी चाहिए।
वहीं विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड में भी सुधार किए जाने की बात कही और कहा कि प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना सरकार का दायित्व है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, ऐसे में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों, जमीन और पैसों के लेन देन की जानकारी लोगों के बीच में आनी चाहिए। इस बीच हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी कंगना के बयान की आलोचना की और कहा कि वो बिना तथ्य की बयानबाजी कर रही हैं। ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि केंद्र से आ रही सहायता और राज्य के लिए लिया जा रहा खर्च सोनिया गांधी के खाते में जा रहा। ऐसा बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भी कंगना रनौत पर निशाना साधा है। कौल ने कहा, कंगना रनौत इस तरह की बात करती हैं जैसे कोई अनपढ़ भी नहीं कर सकता। कौल ने कहा कि वे कंगना रनौत की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कंगना रनौत ने इलाके की जनता से जो वादा किया था उसे उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत तो लापता हैं, वो सिर्फ एक ही बार अपने इलाके की जनता से मिली, इसके बाद उनका कोई पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे कौल ने कहा कि आपदा के वक्त कंगना रनौत कहीं नजर नहीं आई, उन्होंने यहाँ सिर्फ एक दौरा किया। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों के लिए जो है के बीच में रही और कहा, साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि कंगना जिस तरह की बातें करती है उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। चुनाव से पहले वो कहती रही कि देश को आज़ादी साल 2014 में मिली है। चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे में उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की और उससे पहले एक चीज़ बता दें कि कंगना रनौत जो है वो एक तरह से मुंहफट महिला हैं, अभिनेत्री हैं, अच्छी बेहतरीन अभिनेत्री हैं, अदाकारा हैं और सांसद। वो कितनी बेहतर हो पाएगी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उनके मन में जो आता है वो स्पष्टता से अपने विचारों को प्रदर्शित करती हैं, मीडिया के सामने रखती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रखती हैं और कतई गुरेज नहीं करती कि इसका क्या असर होगा और उनके इमेज पर खतरा तो नहीं बन पाएगा। बढ़ते हैं अब तिरुपति की खबर के साथ। इन दिनों तिरुपति लड्डुओं की मिलावट पर विवाद जारी है। खास तरीके से तैयार किए जाने वाले इस लड्डुओं में चर्बी की शिकायत पाई गई है। इसके बावजूद लड्डुओं की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में 60,000 श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक पिछले 4 दिनों में भी 14 लाख तिरुपति लड्डू बेचे गए हैं। इसमें 19 सितंबर को 3,59,000, 20 को 3,17,000, 21 को 3,67,000 और 22 सितंबर को 3,60,000 लड्डू बेचे गए हैं। बिक्री के आंकड़ों का औसत प्रतिदिन 3.5 लाख लड्डुओं का है। तिरुपति लड्डुओं पर विवाद और इसके बावजूद बिक्री पर असर न पड़ने को लेकर श्रद्धालुओं ने अपनी राय रखी है। यहाँ पर मौजूद कुछ भक्तों ने कहा है कि तिरुपति लड्डू को लेकर विवाद अब इतिहास की बात हो चुकी है। गौरतलब है कि इस मंदिर में हर रोज 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु इन्हें जमकर खरीद भी रहे हैं। कई बार यह लोग इसे लेकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को देने के लिए भी ले जाते हैं। अगर तिरुपति लड्डुओं की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें चना, गाय का घी, काजू, किशमिश, चीनी और बादाम डाला जाता है। हर रोज करीब 15,000 किलो की लड्डुओं को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती YSRCP शासन के दौरान तिरुपति के लड्डू तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में जानवरों की चर्बी थी। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। इन आरोपों पर पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने सत्तारूढ़ टीडीपी पर धार्मिक मामलों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि टेंडर प्रक्रिया हर 6 महीने में होती है। योग्यता मानदंड दशकों से नहीं बदले हैं। आपूर्तिकर्ताओं को एक NABL सर्टिफिकेट और एक उत्पाद गुणवत्ता सर्टिफिकेट देना होगा। टीटीडी घी के नमूने एकत्र करता है और केवल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नायडू आदतन झूठ बोले मान ले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है भारत में चंद्रयान 4 मिशन पर सरकार की मुहर लग गई है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी बीच चंद्रयान 3 ने भी काम जारी रखने के संकेत दे दिए।
सितंबर 2023 में गहरी नींद में गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 1 साल बाद भी काम में जुटे हुए हैं और जानकारियां धरती पर तक पहुंचा रहे हैं। खबर है कि अब प्रज्ञान ने चांद सतह पर एक विशाल क्रेटर की खोज की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव से प्रज्ञान की तरफ से भेजे गए डेटा से नए प्राचीन क्रेटर के बारे में पता चला है। यह क्रेटर 160 किलोमीटर चौड़ा है। कहा जा रहा है कि यह चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के पास ही है। इससे जुड़ी जानकारियां अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लैब के वैज्ञानिकों की तरफ से प्रकाशित साइंस डायरेक्ट में मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि यह क्रेटर साउथ पोल एटकिन बेसिन के बनने से भी पहले बन गया होगा। खास बात यह है कि साउथ पोल एटकिन बेसिन चांद की सतह पर मौजूद सबसे बड़ा और पुराना इंपैक्ट बेसिन है। प्रज्ञान रोवर की तरफ से ली गई तस्वीरों से इस प्राचीन क्रेटर के ढांचे के बारे में भी जानकारियां मिली हैं, जिससे चांद के बारे में कई अहम सुराग मिल सकते हैं। खबर है कि क्रेटर समेत प्रज्ञान रोवर की तरफ से मिली जानकारियों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा दिया है। इस क्रेटर की जानकारी चांद के शुरुआती इतिहास और इसकी सतह के बारे में हमारी समझ को नया आकार दे सकती है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसके बाद 23 अगस्त को इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया के 4 एलीट देशों की सूची में शामिल हो गया था। इससे पहले यह कारनामा अमेरिका, रूस और चीन ने किया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। खाने की चीजों में पेशाब और थूक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश में हर ढाबा और रेस्तरां पर मालिक और संचालकों के नाम लिखे जाए, कर्मचारी मास्क लगाए और सीसीटीवी भी लगाए जाए। अधिकारियों को इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में घटी ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच अभियान, सत्यापन आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, खाद्य, गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली है। ऐसी घटनाएं विभत्स है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ऐसी कुत्सित प्रयास या मानसिकता खतरे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूपी में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा यह कार्रवाई शीघ्रता से संपन्न कराई जाए। योगी ने कहा कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSAI में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जाएं। ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो। न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी की फीड को सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस, स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि खान पान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने तथा सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स का उपयोग जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आम जन के स्वास्थ्य हितों से भी किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये भी अहम खबर है, वक्फ बोर्ड से जुड़ी खबर है। वक्फ बोर्ड की भूमि को लेकर पूरे देश में खलबली मची है। इन सब के बीच कौशाम्बी कलेक्ट्रेट की कार्रवाई शासन स्तर पर छाई हुई है। यह कार्रवाई यूपी के लिए नजीर बन सकती है। वक्फ बोर्ड के नाम पर जबरन कब्जे में ली गई भूमि को आजाद कराने के लिए एडीएम न्यायिक कोर्ट में हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। 6 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा गया है। इसी आधार पर दूसरे जिलों में अब कार्रवाई शुरू होगी।
वक्फ बोर्ड की भूमि को लेकर शासन की निगाह टेढ़ी है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर बेशकीमती भूमि पर कब्जा किया गया है। बंजर ग्राम सभा की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया है। इसको लेकर शासन गंभीर है। कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कौशाम्बी में काड़ा धाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन निस्तारण नहीं हो पा रहा था। मामला तत्कालीन एडीएम न्यायिक की कोर्ट में चला गया। शासकीय अधिवक्ता राजस्व ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। सभी बिंदुओं की बारीकी से छानबीन करने के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड से 96 बीघा 1 साल पहले वापस ले ली। इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करा दिया गया है। इससे वक्फ बोर्ड की जमीन की देखभाल करने वाले तिलमिलाए थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली थी। अब पूरे प्रदेश में कार्रवाई शुरू हुई तो तत्कालीन एडीएम न्याय की कोर्ट में चली कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया। 6 बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए शासकीय अधिवक्ता ने शासन को सुझाव भेजा। यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है। इससे डीएम और दूसरे अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। कड़ाधाम की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराने के बाद अब अधिकारी दूसरे गांवों की भूमि की पड़ताल करा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को जमीन देने के नियम कानून अलग हैं। नियम के तहत यदि जमीन गई होगी तो वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। यदि नियम विरुद्ध जमीन गई है तो उसे अब जिला प्रशासन वापस लेगा। सिराथू तहसील के रूप नारायणपुर गौरियों, नारायणपुर बंगाली, त्रिलोकपुर गांव में वक्फ बोर्ड की भूमि है। इनकी जांच हो रही है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कड़ा धाम में 96 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड गलत तरीके से काबिज था। तत्कालीन एडीएम नायक के नेतृत्व में बारीकी से पड़ताल की गई। एक एक बिंदु का गहनता से अध्ययन किया गया। इसके बाद सभी तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने बोर्ड से 96 बीघा जमीन वापस लेते हुए सरकारी खाते में दर्ज करवा दिया है। यह बड़ी कामयाबी है। निस्संदेह यह कार्रवाई यूपी के दूसरे जिलों के लिए नजीर बनेगी। कौशाम्बी जिलाधिकारी ने बताया कि 96 बीघा जमीन के प्रकरण में हुई कार्रवाई बहुत ही सराहनीय है। कोर्ट ने सभी बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन और भौतिक सत्यापन करने के बाद कार्रवाई की है। अन्य चल रहे प्रकरणों में भी जांच कराएंगे। जांच के बाद यदि कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे तो कार्रवाई कराएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की। संक्षेप में बता दें आपको कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो है वो सियासत भी गर्म हो गई है। वक्फ संशोधन बिल को जो है टेबल किया गया था संसद में, लेकिन उसे फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जहां पर 5 दौर की मीटिंग हो गई है और मीटिंग में काफ़ी जो है विवाद लगातार जारी है। और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एनडीए जिस हिसाब से दोनों सदनों में बहुमत में आ गई है तो इस संशोधन बिल का पास होना काफ़ी हद तक तय माना जा रहा है और इसी को आधार बनाकर बीजेपी जो है फिर से चुनावी मैदान में अखाड़े में कूदेगी। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। पार्टी का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद खट्टर ने कांग्रेस से संपर्क साधा था। हालांकि अब तक इसे लेकर बीजेपी के नेता की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। खट्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पद छोड़ दिया था। इसके बाद नायब सिंह सैनी को राज्य की कमान सौंपी गई थी। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा का दावा है कि खट्टर सीएम पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस के पास आए थे। उन्होंने यह भी कहा कि खट्टर पद से हटाए जाने के चलते बेहद दुखी थे और कुछ सहयोगियों के साथ कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हुए संदेश दिया था। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हुआ। हमारे एक वरिष्ठ नेता पूरी कहानी बताएंगे, उन्हें मना करने दीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सवाल किया कि खट्टर को 9 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के बाद उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया। उन्होंने पूछा कि पोस्टर से अब उनका चेहरा गायब क्यों है। खेड़ा ने कहा कि भाजपा नेतृत्व की तरफ से इस पर बात करना बाकी है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कई बार विदेशी मेहमानों से भारत की गरीबी छिपाते हैं और खट्टर के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस बार खट्टर की असफलताओं को छिपाने से हरियाणा की जनता का गुस्सा शांत नहीं होगा। उन्होंने कहा, मतदाता इतने नाराज हैं कि जब वो ईवीएम बटन दबाते हैं तो इस बात का खतरा भी रहता है कि मशीन ही ना टूट जाए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी दावा किया कि खट्टर कथित तौर पर अपने ही पार्टी के उम्मीदवारों के हराने के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें पता है कि कौन एक दूसरे को हराने के लिए साजिश कर रहा था। टिकट की अंतिम सूची होने तक भाजपा के एक वरिष्ठ नेता संपर्क में थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वो खबर महाराष्ट्र से आ रही है। इससे पहले आपको संक्षेप में बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं 5 अक्टूबर को। यहाँ एक चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग पड़नी है और 8 अक्टूबर को जो है इसके चुनावी परिणाम आएंगे। जम्मू और कश्मीर के चुनावी परिणाम भी 8 अक्टूबर को ही आएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव हो रहे हैं, 17 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। कल दूसरे चरण की वोटिंग है जम्मू और कश्मीर में, कल 25 सितंबर है। और हरियाणा में जो वहाँ भी 90 विधानसभा की सीटें हैं और हरियाणा में जो है यहाँ पर जो है 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी सीटों पर विधानसभा की चुनाव करा लिया जाएगा और 8 को परिणाम आएंगे। जहां पर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा, वो नहीं हो सका और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है और कुछ एक पार्टियां जो है वो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, स्थानीय पार्टियां जो है अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाकर इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरकर टूटने को लेकर सियासी बवाल के बाद अब राज्य सरकार ने नई प्रतिमा बनवाने का टेंडर जारी कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के कानकावली डिवीजन ने टेंडर जारी किया है। वहीं राज्य सरकार ने मूर्ति प्रतिमा बनवाने के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। बता दें कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा टूटने के बाद पीएम मोदी ने भी माफी मांगी थी। कांकावली में पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि अब हम बेहद सावधान रहेंगे। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर नई प्रतिमा बनवाई जाएगी। पहले वाली प्रतिमा 33 फीट की थी, वही अब 60 फीट की प्रतिमा लगवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को भी टेंडर मिलेगा उसे कम से कम 100 साल की गारंटी देनी होगी। इसके अलावा कंपनी को 10 साल तक इसकी देखभाल भी करनी होगी। यह भी शर्त रखी गई है कि 6 महीने में प्रतिमा का निर्माण कर दिया जाएगा। बता दें कि इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर को किया था। वहीं 26 अगस्त को यह गिर गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने मूर्ति गिरकर टूटने की जांच के लिए 2 कमेटी बनाई थी। पीएम मोदी, सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पहले यहाँ 6 फुट ऊंची मूर्ति बनाने की ही इजाजत दी गई थी, लेकिन बाद में उसे 33 फीट ऊंचा बना दिया गया। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को खूब घेरा। विपक्ष एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और ठेकेदार चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया था। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पहले ही कर दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और इतिहास को उनके ऊपर गर्व है। ऐसे में उनका स्मारक दोबारा बनाया जाएगा और दोषियों को के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब निश्चित तौर पर आपको हम बता दें कि नवंबर में जो है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर जो है सभी पार्टियां चौकस दिख रही हैं, चाहे एनडीए हो जिसमें बीजेपी और शिवसेना है, वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, एसएसयूबीटी और एनसीपीएसपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार, ये एक साथ हैं और वहीं पर एनसीपी अजीत पवार एपीवी एनडीए के साथ है और ये सब एक दूसरे के मतलब अपने चुनावी रोटियां सेकने में और विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियों में लगे हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने पहले पुलिसकर्मी पर गोली चलाई और जवाबी गोलीबारी में उस पर भी फायरिंग की गई। आरोपी अक्षय शिंदे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से जांच के लिए बदलापुर ले जाया जा रहा था। जब पुलिस की गाड़ी मुंब्रा बाईपास पर पहुंची तो शिंदे ने एक पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीन ली और सहायक पुलिस निरीक्षक एएसआई पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। आरोपी अक्षय शिंदे पर बदलापुर के एक स्कूल के शौचालय में 4 साल और 5 साल की 2 बच्चियों के रेप करने का आरोप था। अब मुठभेड़ में उसके मारे जाने की खबर ऐसे समय सामने आई है जब उस स्कूल के चेयरमैन और सचिव ने अग्रिम जमानत के लिए आज ही बम्बई हाईकोर्ट का रुख किया, जहां आरोपी ने लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। दरअसल पुलिस को घटना की सूचना तुरंत न देने और लापरवाही के आरोप में स्कूल के चेयरमैन और सचिव के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पिछले महीने पुरुष सहायक की ओर से स्कूल के शौचालय में 4 और 5 वर्ष की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया था। बदलापुर पुलिस शुरू में मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस की जांच में गंभीर खामियों को लेकर जन आक्रोश के बाद महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया।
आरोपी सहायक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन स्कूल के चेयरमैन और सचिव को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। पिछले महीने हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और वह जांच की निगरानी कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। पहले कहा गया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि यह एक एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि वह पुलिस पर हमला कर रहा था। एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों, अंडरवर्ल्ड के गुनाहगारों का होता है। ऐसा लगता है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस घटना को अपने हाथ में लेना चाहिए। उधर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, बदलापुर घटना के आरोपी का एनकाउंटर होना अच्छी खबर है। जो लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो आरोपी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। जब ये घटना हुई थी तो यही लोग कह रहे थे कि आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी मिलनी चाहिए। आज वे इस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सभी विपक्षी नेताओं से अपील करूंगा कि वे आरोपी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के हाथ के साथ खड़े हों। तो यह खबर जो है निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की बदलापुर रेप से जुड़ी, जिसमें कि एनकाउंटर में मारा गया है आरोपी, एक बड़ी खबर है, बड़ी सफलता है और निश्चित तौर पर इस तरह का के संज्ञान लेने चाहिए। इस तरह सजा का प्रावधान आंशिक तौर पर जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन कानून तो है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिहार से आ रही है। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें आरसीपी सिंह कहते हैं, ने राजद के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बार बार 9वीं फेल कहने के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की तीखी आलोचना की। आरसीपी सिंह के नाम से प्रसिद्ध भाजपा नेता का तेजस्वी यादव के बचाव में बयान देना बिहार की राजनीति में नए चर्चे को जन्म दे सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नौकरशाह रहे आरसीपी सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन आगे बीजेपी से नजदीकी के आरोप में पार्टी में किनारे लगा दिए गए थे। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए थे। आरसीपी ने मीडिया से कहा, कोई नेता किसी भी दल का हो, चाहे पीएम की बात करते हो, मुख्यमंत्री सीएम की बात करते हैं, उनकी योग्यता पर आप क्या चैलेंज कर रहे हैं? जनता ने चुना है उस व्यक्ति को। जनता ने जब चुनकर भेजा है तो प्रधानमंत्री बने। जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया तो वो मुख्यमंत्री बने। इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए कि कोई 9वीं फेल है या कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। आप जब पब्लिक लाइफ में हैं तो जनता आपसे क्या अपेक्षा करती है? राजनीति सेवा नीति है। आप जनता की कितनी सेवा कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अफसर रह चुके आरसीपी ने पढ़े लिखे नेताओं की बहस में कूदते हुए कहा, पता चला कि आप पीएचडी किए हैं, डॉक्टरेट हैं, लेकिन जनता से कोई लगाव नहीं है, तो क्या कहेगा कि ये डॉक्टरेट हैं तो बड़े अच्छे राजनीतिक हैं या बड़े अच्छे लोक सेवक हैं? जनता के प्रति आपका समर्पण कितना है ये पता चलता है चुनाव के समय। अगर जनता ने वोट दे दिया तो एमपी एमएलए बन गए तो वो आगे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए, तो आप उनकी शैक्षणिक योग्यता पर क्या सवाल उठा रहे हैं? बताते चलें कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार में अपनी पदयात्रा के दौरान भाषण में लालू यादव के परिवार पर काफी हमला बोलते हैं और तेजस्वी को 9वीं फेल बताते हैं। प्रशांत तेजस्वी यादव को कई बार सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना कैसे होती है बताने की खुली चुनौती दे चुके हैं। इस बीच तेजस्वी यादव फिलहाल दुबई में है और वहां पर वो अपनी माँ को यानी राबड़ी देवी को काफी मिस कर रहे हैं और इसके लिए कि उन्होंने भी मैसेज और वीडियो पोस्ट किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के सारण जिले में 8 महीने के अंदर 670 लोग गुम हो गए। इनमें से कुछ लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो कुछ लोगों के अपहरण का केस कराया गया। इस बीच 670 में से 425 लोगों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में गायब हुए लोगों का ट्रेस नहीं मिल रहा है। पुलिस उन्हें खोज लेने का दावा तो करती है पर सफलता नहीं मिल रही है। इस बीच गायब होने या अपहरण के नए का जो है एक तरह से जनवरी से अगस्त माह तक का लेखा जोखा दिया गया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने व्यावसायिक कौशल व जन भागीदारी पुलिसिंग का परिचय देते हुए 425 महिलाओं और पुरुषों को बरामद किया है। उन्होंने बताया कि अपहरण और गुमशुदा हुई महिलाओं में से सबसे ज्यादा 15 से 18 आयु वर्ग की 265 नाबालिग बच्चियां और उसके बाद 19 से 25 आयु वर्ग की 152 युवतियां शामिल हैं। कुल अपहरण गुमशुदा हुए पुरुषों में सबसे ज्यादा 19 से 25 आयु वर्ग के 30 युवक तथा उसके बाद 6 से 14 आयु वर्ग के 25 नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
सबसे ज़्यादा अपहृत गुमशुदा व्यक्तियों महिला व पुरुष की आयु वर्ष 15 से 25 वर्ष ही है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपरिपक्व होने के चलते दूसरे लोगों द्वारा आसानी से बहला फुसला कर यौन शोषण या अन्य किसी प्रकार की ठगी का शिकार बन जाते हैं। सारण पुलिस ने इस आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता अभिभावक से अपील की है कि वे अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करें, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उनकी सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखें। सारण पुलिस का कहना है कि गायब लोगों की तलाश टीम बनाकर की जा रही है। 15 से 25 वर्ष के युवक युवतियों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्हें बहकाना आसान होता है। इस आयु वर्ग के लड़के लड़कियां चकाचौंध में फंस जाते हैं। इस उम्र में गायब लड़के लड़कियों की तलाश पर विशेष फोकस है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ पर आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी की एक कविता से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। राज्य के ग्रामीण कार्य मंत्री चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए शीर्षक से कविता पोस्ट की। उनकी इस कविता से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चौधरी का इस कविता के जरिए किस पर तंज कसा है, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मंत्री ने कहा है कि उन्होंने किसी को भी निशाने पर लेते हुए यह कविता पोस्ट नहीं की है। अशोक चौधरी ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। यह कविता उनके दोस्त की पत्नी ने लिखी है। बीती रात उनके मित्र ने उन्हें भेजी थी, उन्हें यह अच्छी लगी तो सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। यह एक जीवन दर्शन है। वहीं अशोक चौधरी की कविता से सियासत में मची खलबली पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई सवाल उठाएगा तो सीधा जवाब मिलेगा। अब हम आपको जो कविता लिखी गई है अशोक चौधरी के द्वारा उसे आपके लिए गुनगुना देते हैं। एक दो बार समझाने से यदि कोई समझ नहीं रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, यह अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद कद मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है कि सड़क दुर्घटना में वैशाली की सांसद वीणा देवी के बेटे और एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार पिकअप ने राहुल राज की बुलेट में सामने से ठोकर मार दी, जिसमें बुलेट का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। छोटू सिंह की पत्नी निरुपमा सिंह जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जैतपुर थानाध्यक्ष कुंद ने स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटू को सीएचसी सरैया ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सीएचसी में बड़ी संख्या में सांसद व एमएलसी के समर्थक पहुंचने लगे। सरैया थानाध्यक्ष भी पहुंचे और चिकित्सकों से जानकारी ली। उसके बाद पूर्व जिला पार्षद मीरा देवी व विधायक अशोक कुमार सिंह भी पहुंचे। उसके बाद शव को एम्बुलेंस में लेकर विधायक व एसडीपीओ शहर के लिए निकल गए। सरैया एसडीपीओ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सूचना मिलने पर पारू के दाऊदपुर और सदर थाने के बीबीगंज स्थित सांसद वीणा सिंह व एमएलसी दिनेश सिंह के आवास पर शुभचिंतकों की भीड़ जुट गई। रात में ही पोस्टमार्टम के बाद शव अलकापुरी स्थित आवास पर लाया गया। इसके बाद शव को पारू के दाऊदपुर स्थित पैतृक आवास ले जाया गया। बिहार के दरभंगा में जो है एम्स बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स अस्पताल के निर्माण का जिम्मा केंद्र सरकार ने एनएचसीसी इंडिया लिमिटेड को सौंपा है। यह एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। एम्स दरभंगा का निर्माण प्रोजेक्ट 1261 करोड़ रुपए का है। एचएससीसी इंडिया अब एम्स निर्माण के लिए निविदा निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगी। कंपनी की ओर से एक बयान में इसकी जानकारी दी गई।
सीसी को अस्पतालों के निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है। इससे पहले वो नागपुर, कल्याणी, दिल्ली और रायबरेली में भी एम्स का निर्माण कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दरभंगा एम्स की परियोजना 188 एकड़ भूमि में तैयार होगी। बताया जा रहा है कि HSCC को 36 महीने में अस्पताल बनाकर देना होगा, मतलब कि 3 साल में 12 गुना 3। और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ऐलान किया था कि अगले महीने यानी अक्टूबर में दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य का शिलान्यास होगा। PM मोदी इस अस्पताल की नींव रखेंगे। शिलान्यास होने के बाद एम्स का निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा। दरभंगा के शोभन में जहाँ एम्स का निर्माण किया जाना है वो जमीन निचले हिस्से में है। बताया जा रहा है कि अस्पताल का ऐसा नक्शा तैयार किया जा रहा है जिससे वहाँ जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। शोभन में एम्स का निर्माण होने से आसपास के इलाके तेजी से विकसित होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही बरसों से वीरान पड़ी जमीन भी सोना उगलेगी। राज्य सरकार की ओर से अस्पताल तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 4 लेन रोड का जो है वो निर्माण कराएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर अजीत पवार से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे एक विकृत मनोवृत्ति का आदमी था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसने इतना अत्याचार किया कि मैं इसे बयान नहीं कर सकता। उन बच्चियों ने अपने परिवार को उसके अत्याचार के बारे में जानकारी दी और एक गाली भी दी। उस वक्त बदलापुर के लोगों ने 9 घंटे ट्रेन रोक रखी थी। इतना गुस्सा उन लोगों में था, उसे पकड़ो और फांसी पर लटकाओ, ऐसी मांग उस वक्त हो रही थी। अजीत पवार ने आगे कहा, हमने उन बच्चों की मेडिकल जांच कराई, मामले की जांच के लिए SIT गठित की। इस घटना की चर्चा पूरे देश में हुई। उस वक्त विपक्षी नेता बोल रहे थे कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि उसे क्यों मारा। पहले कह रहे थे कि उसे फांसी दो। ऐसा कैसे चलेगा? कौन अपने घर की महिला को सुरक्षित रखेगा? ये पूरा राज्य हमारा घर है। उसे पकड़ा गया और कल जेल से पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और NCP चीफ अजित पवार ने कहा कि आरोपी ने पास बैठे पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर निकाल ली और 3 गोलियां चलाई। एक पुलिस वाले को गोली लगी है। जब उस विकृत आदमी ने पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो मारा गया। इस घटना का मैं समर्थन नहीं करता। जांच होगी। पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। छोटी बच्चियों पर अत्याचार करते वक्त उस हरामखोर को लज्जा नहीं आई, फिर गाली भरे शब्द का इस्तेमाल किया है। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की जांच जो है वो कराने का फैसला किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चूंकि यह घटना पुलिस हिरासत में मौत से संदिग्ध है, इसलिए इसकी जांच जो है महाराष्ट्र में ही की जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राज्यीय वांछित अपराधी मुकीम अयूब खान को गिरफ्तार किया है। अयूब बड़ोदरा गुजरात का स्थायी निवासी है। उसकी उम्र 38 है। अयूब ने कथित तौर पर मैट्रिमोनियल वेबसाइटों के माध्यम से शादी के बहाने 50 से अधिक महिलाओं को ठगा है। वह खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर लड़कियों को झांसे में लेता था। वह कई राज्यों में ऐसी घटनाओं में शामिल रहा और विभिन्न राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी। अयूब की शादी 2014 में हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वो पिछले 4 साल से घूम घूम कर अलग अलग राज्यों में शादी के नाम पर औरत और लड़कियों का शिकार कर रहा था। अयूब का पहला शिकार गुजरात के वडोदरा की रहने वाली एक तलाकशुदा महिला थी। अयूब ने इस कामकाजी महिला को शादी.com पर प्रोफाइल बनाकर अपने जाल में फंसाया था। अपने प्रोफाइल में उसने खुद को एक सरकारी अफसर दिखाया था। साथ ही प्रोफाइल में यह भी लिखा था कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। बातचीत के दौरान बड़ा दिल दिखाते हुए उसने महिला और उसके घर वालों को बताया कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस अपनी बेटी के लिए वो एक माँ चाहता है। ऐसे में महिला के घर वाले अयूब की बातों में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। 50 से भी ज़्यादा शादियां करने वाला निकला है ये 3 बच्चों का बाप। तलाकशुदा महिलाओं से को बनाता था शिकार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बढ़ते हैं अगली खबर की। करीब 4 महीने पहले ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। अब एक ईरानी सांसद अहमद ने आरोप लगाया कि इजराइल ने ही पेजर अटैक करके उनके नेता की जान ली है। ये दावा ऐसे समय पर आया है जब लेबनान में हिजबुल्लाह मिलिटेंट पर सीरियल अटैक के तार भी इजराइल से जोड़े जा रहे हैं। बीते हफ्ते लगातार 2 दिनों तक हुए हमले में हिजबुल्लाह सदस्यों के पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए, जिसमें लगभग 40 मौतें हो चुकी हैं जबकि हजारों लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह पर हुए हमले के बारे में अब तो ये साफ नहीं हो सका कि इस हमले असल में किसने करवाए। लेबनान और ईरान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश मोसाद के दिमाग की उपज है। इसी बीच ईरानी सांसद के बयान से सनसनी फैला दी, जिसके मुताबिक देश के राष्ट्रपति रईसी की मौत के पीछे भी पेजर ही रहा होगा।
अर्दिस्तान ने एक बड़े ईरानी मीडिया हाउस से बात करते हुए आशंका जताई कि पहले उनके पेजर में विस्फोट हुआ होगा, जिससे हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। कथित तौर पर रईसी भी पेजर का इस्तेमाल करते थे। इधर रईसी की मौत में पेजर एंगल हिजबुल्लाह पर हुए हमलों के बाद आया। दरअसल हुआ यह कि इसके तुरंत बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें रईसी की टेबल पर एक पेजर नजर आ रहा था, यानी वे भी पेजर उपयोग करते रहे थे। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी की मौत इसी साल 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। आधिकारिक जांच में खराब मौसम को इसकी वजह बताया गया। वहीं देश के भीतर अलग ही चर्चा थी। नेताओं से लेकर आम लोग अटकलें लगा रहे थे कि इसमें इजराइल का हाथ होगा, लेकिन जांच अधिकारियों ने इसे अफवाह मानते हुए हेलीकॉप्टर में सब कुछ चाक चौबंद था, मकचूक की कोई गुंजाइश नहीं थी, यह मौसम के चलते हुआ हादसा बताया था। हालांकि इसके बाद भी अटकलें और गुस्सा बना रहा, जिसे अब हवा दी जा रही है। राष्ट्रपति को अकेले पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि देश धार्मिक नेता के तौर पर भी देख रहा था, यानी आगे जाकर वे आयतुल्ला खामनेई के उत्तराधिकारी थे। बता दें कि खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जिनके पास राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावर है और वो सेना और अदालत से लेकर देश की फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें भी दखल रखते हैं। इस देश में इस्लामी कानून है, जिसके तहत चलते धर्मगुरु की हैसियत सबसे ऊपर है। चूंकि रईसी भी इस्लामी कानूनों को लेकर खासे कट्टर रहे, साथ ही वे इजराइल से भी नाराजगी दिखाते रहे, लिहाजा उन्हें खामनेई का सहज उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। वैसे ईरान में इकोनॉमिक दिक्कतों के बाद उनकी लोकप्रियता में कमी भी आने लगी थी, लेकिन बड़ा तबका उनसे जुड़ा हुआ था। रईसी की मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें सुधारवादी मसूद पेजेशकियान चुनकर आए। आते ही उन्होंने वादा कर दिया कि वे देश को पश्चिम, खासकर अमेरिका से जोड़ेंगे। ये वादा ईरान के कट्टरपंथी समुदाय के लिए अपने आप में बड़ा झटका है। ईरान और अमेरिका दशकों से बैर रखते चले आ रहे हैं और वहाँ राजनीतिक या धार्मिक नेताओं का काम ही इस दूरी को बनाए रखना है। तो कुल मिलाकर नए राष्ट्रपति तो आगे चलकर किसी भी तरह सुप्रीम लीडर के पद पर नहीं आ सकते। तब खामनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा? अंदाजा लगाया जा रहा है कि खामनेई के बेटे आयतुल्ला उसके बाद देश के रहबर हो सकते हैं, लेकिन ईरान के लोगों में इसे लेकर ज्यादा भरोसा नहीं। आयतुल्ला के पास राजनीतिक तजुर्बा कम है, साथ ही इससे ये भी हो सकता है कि परिवारवाद पनपने लगे, यानी सारी ताकत खामनेई परिवार के पास ही रह जाए। अब इसी इजराइल और हिजबुल्लाह से जुड़ी खबर की अगली पेशकश करते हैं कि लेबनान में पेजर बम विस्फोट, वॉकी टॉकी ब्लास्ट ने तकनीक के खतरनाक इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया में घबराहट पैदा कर दी है। इजराइल विरोधी लेबनानी समूह जो है आपको बता दें, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस हमले के बाद अमेरिका भी सतर्क हो गया। अमेरिकी वाणिज्य विभाग सुरक्षा चिंताओं के कारण देश में चल रही गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को अमेरिका की इस चिंता की जानकारी दी। अमेरिका के वाणिज्य सचिव जीना रेमोंडो ने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं जब सड़कों पर लाखों कारें चल रही हों और अचानक से उनके सॉफ्टवेयर को निष्क्रिय कर दिया जाए तो कितना बड़ा महाविनाश होगा। सूत्रों ने बताया कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ यह कदम उठाता है तो चीन से ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली गाड़ियों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। करीब साल भर से ये युद्ध मैदान में डटा इजराइल अब फुल फ्लेज्ड वॉर के मूड में देखा जा रहा है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली और उसके तुरंत बाद इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह की हालत पतली कर दी। अब फिर इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हमला बोला है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है और इन्हें निस्तानाबूद कर दिया। रात भर लेबनान में बम गिराए गए। हमलों में अब तक 492 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा है जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपाने की आशंका है। आईडीएफ का दावा है कि लेबनान के घरों में 1,000 किलो के भारी रॉकेट रखे मिले हैं। हालांकि इजराइल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाला और उत्तरी इजराइल में 200 रॉकेट दागे हैं। देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजराइल के हाइफा, अफुला, नाजरेत और अन्य शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेटों की बौछार की। हिजबुल्लाह ने कहा, हमने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। आईडीएफ ने कहा, अधिकांश रॉकेटों को हमारे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया और किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी हमास के लड़ाकों ने अचानक इजराइल में घुसकर अटैक कर दिया। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। उसके बाद इजराइल ने गाजा में अटैक किया था और हमास के अंतिम लड़ाके को मारकर ही युद्ध खत्म
करने का ऐलान किया था। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। इस बीच हमास के समर्थन में लेबनान के लड़ाके भी मैदान में आ गए हैं और इसराइल पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। अब इसराइल ने भी हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी कर ली है और पिछले कुछ दिन से लेबनान में सिलसिलेवार हमले देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को लेबनान में 2006 के बाद पहली बार संघर्ष का सबसे घातक दिन देखा गया। इजरायली हमलों में 492 लोग मारे गए, इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल हैं। 1645 लोग घायल हो गए हैं। लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि 2006 के इजरायली हिजबुल्लाह युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा घातक हमला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के निवासियों को घर खाली करने की चेतावनी दी थी। अलर्ट के बाद हजारों दक्षिणी लेबनान से बैरूत की ओर भागते देखे गए। कई गांव कस्बे खाली हो गए हैं। यहाँ 2000 के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा गया। दक्षिण बंदरगाह शहर से बाहर गए कई गांव कस्बे खाली हो गए और जो बंदरगाह शहर सिडोन से बाहर मुख्य मार्ग राजमार्ग पर बैरूत की ओर से जाने वाली सड़कों पर वाहनों से जाम लग गया। इससे पहले इजरायली पीएम बेन्यामीन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया। उन्होंने लेबनानी नागरिकों से आग्रह किया है कि इस चेतावनी को गंभीरता से लें। नेतन्याहू ने कहा, कृपया आप नुकसान के रास्ते से हट जाएं। एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाए तो आप सुरक्षित रूप से वापस अपने घर आ सकते हैं। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल ने कहा कि सेना हिजबुल्लाह को लेबनान की सीमा से बाहर निकालने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेगी। हगारी ने दावा किया कि व्यापक एयर स्ट्राइक ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ऑपरेशन खत्म होने की कोई समय सीमा नहीं दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल लेबनान पर जमीनी आक्रमण शुरू करने के लिए तैयार है। हगारी का कहना था कि लेबनान में 1600 टारगेट को पूरी तरह खत्म किया गया है। अधिकांश हमले उन घरों में किए गए जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपा कर रखे थे। इसमें सैकड़ों किलोमीटर तक टारगेट करने वाली क्रूज मिसाइलें, 1000 किलोग्राम वॉरहेड वाले भारी रॉकेट, 200 किलोग्राम तक की दूरी तक मार करने वाले रॉकेट, कम दूरी के रॉकेट और सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन शामिल थे। तो ये रही आज की खास बुलेटिन, स्पेशल बुलेटिन। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे वीडियोस देखें। मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए पटना बिहार से। न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। धन्यवाद, बाय।